You see, so आर रेडियस का हेमिस्फीयर है और इसमें एक एम मास है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो बोला गया कि कितने मैक्सिमम एंगल तक पे ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना, कितने मैक्सिमम एंगल तक ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो आप देखोगे यहाँ एबीडी बनाओगे, एमडी नीचे, एन इस ओर। तो क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स, म्यू एन। mg का component because this theta, so this theta, mg cos theta, and this will be mg sin theta. This will be what? mg sin theta. So you see, अब अगर इसे इक्विलिब्रियम में होना है, so that means mg sin theta will be equal to mean to n, and mg cos theta will be equal to what? n. आप दोनों को डिवाइड करोगे, n से n will be cancelled, and you'll get the value of what? Theta. So this is the maximum value of theta for which it will mean equilibrium. So this clear, students? Now see, इसी पे बेस्ड बिल्कुल दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि एक पैराबोलिक सरफेस है, they can give you parabolic surface or any other kind of surface, they'll give the equation of that, जैसे y equals to kx square, और बोलोगे इसमें एक m मास का ब्लॉक है, तो लोएस्ट लेवल से अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट h, up to what maximum height h it can be in equilibrium. Y equals to kx square, and coefficient of friction between the block and the parabolic surface is mu. Again you need to do the same thing, but यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस और था, mg direction n will be perpendicular to that, this is the tangent, so this angle is theta, ये एंगल थीटा है। अब बिकॉज दिस इज थीटा, तो यहाँ पे दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये थीटा होगा, so mg का इस ओर कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस ओर mg sin थीटा, this will be reaction n, this will be reaction n, and in this direction will be mean to n, है ना? So because this is mean to n, so again you get the same thing, that mg sin theta should be equal to what? Mean to n, and mg cos theta is equal to what? This equals to n. आप डिवाइड करोगे, you get tan theta is equal to mu. Again you are getting the same thing. This clear? अब यहाँ पे how to get the value of tan theta? You know, slope dy by dx is equal to 2kx. So this is tan theta. So that means 2kx is equal to mu. आपको इससे x coordinate आ जाएगा. X coordinate means you are getting, की तरफ क्यों आया सर? यूएन ऊपर की तरफ क्यों आया, ये पूछे। because इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर होगा? अपवर्ड्स होगा। स्लाइड करने की टेंडेंसी तो नीचे की ओर है ना, सो दिस विल बी व्हाट? अपवर्ड्स। आपको इससे x की वैल्यू पता लग गई, यानी इसका x कोऑर्डिनेट पता लग गया। आप इसमें वैल्यू डाल करके y कोऑर्डिनेट निकालोगे, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज द मैक्सिमम हाइट h, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ सी, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलरली इस कैटेगरी का क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे बोला गया कि ये एक डिस्क है रोटेटिंग विद एन वेलोसिटी ओमेगा, आर रेडियस की डिस्क है, और एक एम मास का ब्लॉक है। दो ये क्वेश्चन सब हैं बहुत इजी, बट फिर भी क्या होता, ऑल दीज क्वेश्चंस आर यूजुअली रिपीटेड। ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। हम वंस हम इसे रोटेट नहीं करा रहे हैं, अगर हम इसे रोटेट करा रहे होते तो इसमें टेंडेंसी ऊपर जाने की होती, तो फ्रिक्शन नीचे लगता, राइट? अभी मैं जस्ट इसके बाद उस पॉइंट पे आता हूँ। देखो, मैंने आपको सर्कुलर मोशन में आई थिंक कराया था, मैं अभी दोबारा से एक बार बता दूंगा। जब हम रोटेट नहीं करा रहे, ये रेस्ट पे है, तो गिरने की टेंडेंसी किस ओर होगी? नीचे की ओर होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ऊपर की ओर ही लगेगा। अब यहाँ पे जैसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर ये एक्स स्टेशन दूर है ब्लॉक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर की ओर होगा।
अब बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये ब्लॉक डिस्क के रिलेटिव इट विल ट्राई टू गो अवे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर होगा, अंदर की ओर, दैट विल बी व्हाट म्यू एन, एंड एन इज इक्वल टू व्हाट एम जी। सो दैट मीन्स कि till m omega square x will be equal to mu n, and that is m omega square x is equal to mu mg। तो x की ये जो वैल्यू आएगी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट विल नॉट स्लाइड, ये रेस्ट पे रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h। इसके बियॉन्ड होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, देखो जो व्हाट यू वांट टू से, आप उस चीज को ऐसे लोगे कि अगर एक ये रोड में बैंकिंग है, जैसे बैंकिंग ऑफ द रोड, और व्हीकल का मास m और ये v स्पीड से इसमें चल रहा, मतलब ट्रैक सर्कुलर है, बट आपने सर्कुलर ट्रैक पे इसमें ये व्हीकल स्किड ना कर जाए, तो आपने क्या किया, ट्रैक को थोड़ा सा बाहर की ओर एलिवेट कर दिया और अंदर की ओर इट इज डिप्रेस्ड, ठीक है ना। सो अंदर की ओर ये नीचे है और बाहर की ओर क्या, इट इज इट्स लेवल इज रेज्ड, वी कॉल इट बैंकिंग ऑफ द रोड। तो आप देखो कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन में नहीं लेता, तो बैंकिंग का सेफ एंगल क्या होता, एम जी एन। सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ये जो व्हीकल है सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहा होगा, और इसके सर्कल की रेडियस आर है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये रोड है, इस रोड में व्हीकल अंदर की ओर ऐसे जा रहा है, दिस इज क्लियर ना। सो नाउ इन दिस केस यू सी, सर्कुलर मोशन में आई हैड टोल्ड यू कंपोनेंट सेंटर की ओर और उसके परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा एंड दिस इज सी थीटा, सो दिस थीटा, इनका कंपोनेंट अपवर्ड्स आएगा, तो इनका कंपोनेंट अपवर्ड्स है दिस इन कॉस थीटा, और सेंटर की ओर एन साइन थीटा, और एम जी नीचे की ओर है, दिस क्लियर। तो आप ये देखोगे जैसे कई बार आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में करते हो और कई बार सेंट्रीपिटल के टर्म्स में। जैसे इसके पहले था डिस्क को स्लाइड करना था विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, सॉरी ब्लॉक को, ब्लॉक हेड टू स्लाइड विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, इसलिए ब्लॉक का एबीडी डिस्क के रिलेटिव बनाया, दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसे स्यूडो फोर्स के टर्म्स में किया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने यहाँ पे कोई चीज रोटेट नहीं करी, कुछ नहीं, वी आर नॉट डूइंग विद रिस्पेक्ट टू एबीडी इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे जो सेंटर की ओर फोर्स है दैट इज व्हाट एन साइन थीटा, एंड दैट एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, this will produce the necessary centripetal force mv square by r, r is the radius of the circular path, and जो n cos theta है that will balance with mg। आप डिवाइड करके n से n will be cancelled, और इससे क्या होगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब अगर यहाँ पे बोला था कि फ्रिक्शन भी है म्यू, तो एक स्पीड आती मैक्सिमम, जब ये व्हीकल मैक्सिमम स्पीड से स्लाइड पूछा जाता, और द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच इट विल स्टिल नॉट स्लाइड, हाँ, नॉट बर्तन धोती बस अवे। रोटी जब बनाने जाऊंगी जब ना स्पीड तभी ज्यादा खाना होगी तो चांसेस बर्तन आर धोता के के इट विल लगा स्किड दूंगी। अवे, यहाँ पे फिर म्यू एन नीचे की ओर आएगा। फिर आप क्या करोगे, म्यू एन का कंपोनेंट इस ओर, म्यू एन का कंपोनेंट इस ओर, इस ओर के फोर्सेस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ऊपर का फोर्स नीचे की इक्वल, दो इक्वेशंस आएंगे दोनों में एन, हाँ। ऐसे करो कि एन एक साइड में आ जाए और एन कॉमन लो, हम्म। डिवाइड करो, एन से एन कैंसिल, दिस इज वी मैक्स। बट अगर हाँ। पूछेगा तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड with फोटो which भेजो, this car वो can be देखना है। driven so that मम्मी it doesn't एक slide ऑनलाइन का down, करा है इसका, भेज that देती means टैब। friction upwards होता, because tendency to slide is downwards। अब म्यू एन इस ओर आता और म्यू एन का कंपोनेंट अपवर्ड्स और इस ओर होता, कम से कम देखोगे तो। राइट। हाँ, नहीं कम से कम देखोगे तो वॉइस कि कौन कौन सा फोटो आया है। वॉइस यहाँ नहीं आ रही लेकिन तो सो यू सी, आप देखोगे, अब अगर फ्रिक्शन इस ओर होता तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आउटवर्ड्स एक होता, इस ओर होता, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, ये इसके इक्वल करते इस ओर का फोर्स, और उससे क्या होता कि आपको दो इक्वेशंस मिलते, एक बार फिर से एन कैंसिल कराते और म्यू आता।
तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया गया, ऐसे ही अगर यहाँ पे होता कि ये हेमीस्फेरिकल पाथ होता या पैराबोलिक होता, आप इसे रोटेट करा, अब रोटेट कराने में फ्रिक्शन भी है। अब जब आप रोटेट कराते तो इस केस में इसके रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता, रेडियस आर आप ये लेते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, और अगर ओमेगा की मैक्सिमम स्पीड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, टेंडेंसी बाहर जाने की, इस ओर लगेगा। और अगर आपसे लोएस्ट स्पीड ऑफ ओमेगा फॉर विच इक्विलिब्रियम कैन हैपन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स लगेगा। इज दैट क्लियर? और कंपोनेंट्स फोर्सेस के इस ओर और इस ओर होते, फिर आप इसे सॉल्व कर लेते। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस। नाउ सी, अब इसमें फ्रिक्शन में बस एक कैटेगरी मुझे और बतानी, दैट इज व्हाट की इट इज दिस की अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो M10, राइट, सो इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू से 0.5, और आपसे ये पूछा गया what maximum force can be exerted on this block so that the small m, that is 5 kg, does not slide over it, right? uh, so you say does not slide over it, right? ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे, इसके लिए आपको कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, राइट? उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। सो यूल सी, आपने माना कि लेट दैट फोर्स इज एफ, और बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आप मैक्सिमम फोर्स एफ है और वही अप्लाई कर रहे हो, तो होता क्या है ऐसे केस में, बस जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो 5g n, n equals to 50, mu n is equal to 0.5 into 50, that is what, 25 newtons. दिस इज क्लियर? ये आपका म्यू एन, तो ये देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और जब आपको लिमिटिंग कंडीशन में यू नीड टू टेल की व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ एफ सो दैट दिस ब्लॉक स्टिल डज नॉट स्लाइड, दैट मींस व्हाट, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। अब ठीक से देखो इसमें कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे सॉल्यूशन देते हैं, कहीं पे ये नॉन नेचुरल फ्रेम से होगा एक्सेट्रा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप नॉन नेचुरल फ्रेम से नहीं करोगे, ग्राउंड फ्रेम से बिल्कुल ईजी है। अभी देखो, अभी तो ये दोनों ब्लॉक्स कंबाइनली चल रहे हैं, तो कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या होगा, जो फोर्स एफ आपने अप्लाई किया, एफ इक्वल टू एम प्लस एम 10 + 5 इंटू ए, इज दैट क्लियर? दिस द मैक्सिमम, ये दोनों का कंबाइंड एक्सप्रेशन। दिस ब्लॉक इज गोइंग टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बट हैज नॉट स्टार्टेड स्लाइडिंग, और फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अब आप देखो, आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स आगे लगा रहा हो, तो ये ब्लॉक इसे छोड़ के आगे जाना चाह रहा है, तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर फ्रिक्शन किस ओर होगा, आगे की ओर, क्योंकि ये ब्लॉक 10 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक के रिलेटिव आगे जाने की टेंडेंसी है, तो 10 kg के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे होगा और 5 kg के ऊपर आगे होगा, तो इसके ऊपर वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, सो फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ओनली वन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट, 25 न्यूटन। तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए इक्वल्स व्हाट 5। अब ए की वैल्यू डाल दोगे, दिस व्हाट 15 इंटू 5, दैट इज व्हाट 75 न्यूटन, राइट? 75 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों एक साथ स्लाइड करेंगे, और अगर फोर्स इससे कम होगा तो दोनों का कंबाइंड मोशन होगा, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फोर्स F75 से कम होगा तो कंबाइंड मोशन, और 75 से ज्यादा होगा तो दोनों का मोशन सेपरेट होगा। तो उस पार्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू, सिस्टम यही सब कुछ सेम। और क्या किया इन्होंने, अप्लाइड फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, एफ की वैल्यू क्या 60 न्यूटन, और आपसे पूछते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड व्हाट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि ये फोर्स 75 से कम है या ज्यादा है। नाउ इट्स 60 न्यूटन, तो ऑब्वियसली कंबाइंड मोशन विल टेक प्लेस, एंड इन द कंबाइंड मोशन A1 is equal to A2 is equal to 60 upon combined mass, that is what 4 meter per second square। और इस पार्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन क्या बनता है, इन दिस कंडीशन व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक। तो अब क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल नॉट बी 25 बट फ्रॉम द मैकेनिकल कंडीशन, व्हाट मैकेनिकल कंडीशन,
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज कॉजिंग द मोशन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास एम फाइव इंटू ए इज व्हाट 420 न्यूटन. तो फ्रिक्शन कितना लग रहा? 20 न्यूटन. ऐसे ही अगर इसमें बोलते हैं यहाँ पे फोर्स एफ जो अप्लाई किया गया, दैट फोर्स इज दैट फोर्स इज 90 न्यूटन. नाउ व्हाट इज ए वन ए टू? तभी आपको पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता. जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो उसके बाद फिर आप समझ गए कि 25 से ज्यादा है. इट मीन सेपरेट एक्सेलेरेशन विल टेक प्लेस. तो फॉर द अपर ब्लॉक एक्सेलेरेशन a1 will be 25/5. For the upper block it will be what? 25/5. I hope you understood. Friction maximum लगेगा because sliding is taking place. Or for the upper block only force of friction will cause its acceleration, so that is what? 5 meter per second square. And for the lower block a2 is equal to, for the lower block you are making a separate FBD. Remember, when there is a relative motion you must make the separate FBD. So it's 90 minus 25 on the lower block. Friction will act backward, that equals to 10 into a2, and you'll get the value of what? a2. अच्छा, इसी क्वेश्चन में with the same parameters, this is the last question in the friction. You'll see properly कि आप देखोगे in the same question they can ask you like this also. अभी मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एफ नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई किया था. वो लोग एफ फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे अप्लाई करके सेम चीज पूछ सकते हैं. जब ऊपर वाले ब्लॉक पे होगा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेना है. अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाया, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच रिलेटिव मोशन विल नॉट टेक प्लेस. तो आपने अभी कंबाइंड मोशन है बट लिमिटिंग केस है. कंबाइंड एक्सलेशन आ जाएगा एफ इक्वल टू 15 इंटू ए. अब क्या होगा? आप इस वाले ब्लॉक पे फोर्स आगे अप्लाई कर रहे हो तो इसकी टेंडेंसी 10 kg के रिलेटिव आगे जाने की है. दैट मीन्स 5 kg के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर रहेगा? पीछे. तो 10 kg के ऊपर क्या होगा? आगे. दोनों एक साथ जा रहे हैं, यानी दोनों का एक्सप्रेशन सेम है. बट 10 kg के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, ओनली दैट फोर्स विल कॉज द एक्सेलरेशन. सो दिस बिकम्स व्हाट? 10 25. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 25 इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, 10 इंटू ए की वैल्यू निकाल ली. आप ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, उससे क्या होगा? एफ आ जाएगा. यहाँ पे भी वो केसेस बनते हैं अगर आप फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे इस फोर्स से कम लगाओगे तो दोनों कंबाइनली चलेंगे, और उस केस में a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ पे फ्रिक्शन इस कंडीशन में कितना होगा? नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द लोअर ब्लॉक इंटू ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उससे निकाल लोगे. और अगर फोर्स जो कंबाइन मोशन जब तक हो रहा था एफ एफ मैक्स से ज्यादा अप्लाई किया गया, दोनों का सेपरेट एफबीडी सेपरेट मोशन, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एफ माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए1. नीचे वाले ब्लॉक के लिए 25 इक्वल्स टू 10 इंटू ए2. नीचे वाले ब्लॉक के एक्सप्रेशन सैचुरेटेड एक्सेलरेशन है. ऑल राइट. सो बच्चों इसमें फ्रिक्शन में, हाँ फ्रिक्शन में जो ऑर्डनरी से और क्वेश्चंस हैं दे आर इजी. की एम, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, पुली है एक्सेट्रा, यहाँ पे नीचे एक ब्लॉक है, बोलोगे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. अब कितना एक्सप्रेशन होगा? तो ऑब्वियसली एम जी टी टी एम जी एन, ठीक है ना, एन म्यू एन. और उसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना एक्सप्रेशन होगा, यू कैन फाइंड दैट. नाउ से हम लोग आते हैं वर्क पावर एनर्जी में. सो थ्रू द क्वेश्चंस इटसेल्फ आई टेल यू कि कैसे इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट. देखो आप इसमें पीडीएफ में देखोगे क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हैं, दैट इज वाई कि मैंने इसमें से एक क्वेश्चन लिया है इसमें, ये वर्क पावर एनर्जी में. इसमें देखो है क्या कि जो वेलोसिटी है ब्लॉक की v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स. v इक्वल्स व्हाट? अल्फा रूट एक्स. और बोला गया कि ब्लॉक को x इक्वल 0 से x इक्वल टू d तक आपको ले जाना है. तो हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन, द टोटल वर्क डन कितना होगा. तो इसमें वर्क पावर एनर्जी में दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. मैं केवल बोल रहा हूं, अगर आप अभी नोट कर सकते हो या फिर आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें से आप नोट कर सकते हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहली चीज, अगर आप एक सिंगल बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब नॉट ए सिस्टम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और 3 ऑब्जेक्ट्स, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इट्स ऑलवेज
final kinetic energy minus initial kinetic energy. So if work done is negative, the chain of kinetic energy will also be negative. Work done is positive, chain of kinetic energy will also be positive. पहला point. दूसरा point, if you apply a force, external force on a system means जैसे m मास का ब्लॉक और अर्थ दोनों सिस्टम बना रहे हैं, तो ठीक है ना. तो when you apply a force on a system, external force on a system, and the internal force acting on the system is a conservative force, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स. अब एक एम मास के ब्लॉक को अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करोगे विद फोर्स एफ, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ हुआ. इन एम जी जो हुआ, इट्स इंटरनल फोर्स विच इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो एक तरीके से मैं समराइज करूं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो जितना पॉजिटिव है, अगर केवल एक अकेला ब्लॉक है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना इंक्रीज आएगा, और अगर नेगेटिव है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना डिक्रीज आएगा. और अगर इंटरनल फोर्स भी है, कंजर्वेटिव है, और आप तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, दोनों मोड में जो एनर्जी का चेंज आएगा उसके इक्वल होगा. ये बहुत सी कॉन्सेप्ट काम में आता है. अब जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग न्यूटन्स लॉज और काइनेमेटिक्स दोनों से करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं इसे, v इज अल्फा रूट एक्स, तो आप इसे निकालते v डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स निकाल लेते, और v डी बाई डी एक्स से क्या आ जाता आपका एक्सप्रेशन a आ जाता. ऑब्वियसली v डी बाई डी एक्स एक्स का ही फंक्शन आएगा. फिर आप फोर्स निकालते, वो फोर्स क्या होता, वो भी x का फंक्शन होता होता ना. फिर आप करते एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 d, दैट विल बी द वर्क. ये वर्क डन आएगा. आप मेरी बात समझिए ना, v डी बाई डी एक्स निकालोगे, x का फंक्शन आएगा, फिर आप अल्फा रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ए आएगा, वो x का फंक्शन आता है मतलब मे बी कि नहीं भी आ रहा उसमें. अगर x का फंक्शन आता तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 d, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है. तो वेरिएबल फोर्स में आपका वर्क निकालने का तरीका ये होता है f इंटू डी एक्स, और x के लिमिट्स लगाओगे, फोर्स x का फंक्शन होगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वर्क. बट अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद रहती है तो ये बहुत ईजी है. ब्लॉक का मास m है. अब आपने क्या डाला कि जब x जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, अल्फा रूट जीरो, दैट इज व्हाट जीरो. और जब x की वैल्यू d है तो वेलोसिटी क्या, अल्फा रूट d. अब आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल व्हाट, वर्क डन. दैट्स वेरी इजी. इज दैट क्लियर? सो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, राइट. अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें 10 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हो, एम मास का ब्लॉक है 1 kg का, और 60 डिग्री इसमें एंगल है, और 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. आपसे बोला गया कि इसमें व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप 10 मीटर अलोंग इंक्लाइन सरफेस, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर मैंने एग्जांपल इसलिए आपको लिया आपको कि ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके एक बार ये क्लियर होना है कि यू डोंट मेक एनी मिस्टेक इन दिस. कुछ नहीं, बस आपको एबीडी बनाना था, वही एम जी एन. अब क्योंकि ऊपर पुल कर रहा तो म्यू एन नीचे होगा. दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस. एम जी का कॉम्पोनेंट इस और एम जी साइन थीटा, इस और एम जी कॉस थीटा, जिससे एन पता लगेगा, उससे म्यू एन पता लग जाएगा. अब आप इसोलेटर, आपसे पूछेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं पूछा गया है. वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसोर होगा, आप केवल म्यू एन लोगे, चलो और म्यू एन. और डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट कितना है, 10 मीटर. तो एन आ रहेगा एम जी कॉस थीटा, उससे म्यू एन निकालोगे. अब अगर बोले ना था व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो निगेटिव होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ओर नीचे की ओर. बट बोलोगे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. उसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो 10 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपको केवल बोला गया था, ये नहीं पूछा व्हाट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा गया होता तो फिर आपको 10 न्यूटन फोर्स से 10 मीटर जो भी डिस्प्लेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं. इज दैट क्लियर? तो जिस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क पूछेंगे, एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं, आपसे जिस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क पूछेंगे वो वाला फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा. उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा है. कॉस थीटा मैटर करता है. जैसे एक ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से टाई किया और कोई एक्सटर्नल एजेंट स्ट्रिंग को ऊपर की ओर पुल कर रहा है,
और ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब देखो ये नहीं दिया गया कि ऊपर कितने फोर्स से पुल किया जा रहा है, आपको निकालना पड़ेगा। ऊपर का एक्सप्रेशन दे रखा है, P माइनस एम जी इज इक्वल टू मास m इंटू ए, उससे क्या होगा, ए दे रखा T आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, उसका वर्क पॉजिटिव, वर्क डन बाई ग्रेविटी, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एम जी इंटू डी जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इंटू वॉट, कॉस ऑफ 180। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये मैटर करता है आंसर में। इज दैट क्लियर? आप समझ गए इस चीज को? अच्छा म्यूट। यस सर। ओके, हाँ हो गए होंगे सारे। ठीक ठीक है, इसे क्लोज कर। सो यू सी नाउ, तो आई होप कि बच्चों आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बट बार बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखोगे कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या है, के ई इंटू 2m। जैसे यहाँ पे देखो कि ब्लॉक्स के मास अलग अलग हैं, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम पूछा गया है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर सबकी इक्वल है तो आपने क्या, P1 इज इक्वल टू रूट ऑफ के ई इंटू वॉट, ट्वाइस ऑफ M1, P2 इक्वल्स टू रूट ऑफ के ई सबका इक्वल ट्वाइस ऑफ M2। फिर P1 बाई P2 बाई P3 करके आप रेशियो निकाल सकते हो। उल्टा भी पूछते हैं, और इसी रिलेशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, मतलब उल्टा भी पूछते हैं कि P सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर के ई सेम है तो मोमेंटम मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बोला गया कि हमने मोमेंटम को 100% इंक्रीज कर दिया, मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। आपका रिलेशन ये है, आपने कहा के ई वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, के ई टू इज इक्वल टू, आपने इसे 100% इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स की मोमेंटम कितना हो गया, 2p। सो 2p मीन्स 4p स्क्वायर बाई 2m। अब के ई टू माइनस के ई वन डिवाइडेड बाई के ई वन मल्टीप्लाई बाई 100%, तो पी स्क्वायर बाई 2m का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। आई होप क्या समझ गए। 100% इंक्रीज करने का मतलब पी की जगह 2p हो गया, तो 4p स्क्वायर के ई टू माइनस के ई वन अपॉन के ई वन मल्टीप्लाई बाई 100%, ये आ जाएगा। दिस इज क्लियर। ऐसे ही अगर आपको, मैंने मतलब मोमेंटम को इंक्रीज किया और काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज, काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज लाते हैं और मोमेंटम, तो आप P1 इज इक्वल टू जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फिर फाइनल काइनेटिक, जैसे बोला 50% इसमें इंक्रीज है, तो P प्लस पी बाई टू फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का दे रखा होगा चेंज, तो आप मोमेंटम का निकाल सकते हो। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखोगे, ये केवल वर्क पावर एनर्जी इसके लिए नहीं है, इट्स फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस की, जैसे यहाँ पे मैं इसी रिलेशन को ले लेता हूँ, आपने इसका लॉग लिया और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट किया, लॉग के ई का डेरिवेटिव आ गया डी के ई अपॉन के ई इक्वल टू लॉग पी स्क्वायर बाई 2m। तो लॉग पी स्क्वायर बाई 2m मीन्स लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 2m। तो लॉग ऑफ पी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2 लॉग पी, लॉग पी स्क्वायर मीन्स 2 लॉग पी, और उसका डेरिवेटिव आ गया 2 लॉग पी का डेरिवेटिव डेल्टा पी बाई पी, और मास कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे बाद में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो उससे क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज मास इज नॉट चेंजिंग। अब मैं इसे 100%, यहाँ 100, अब देखो इससे काइनेटिक एनर्जी का चेंज, अगर मोमेंटम का चेंज दे रखा है, दिस चेंज इज व्हाट, दिस चेंज इज 100%, तो मोमेंटम का चेंज क्या आ गया, 200%। बट ये मेथड केवल एप्लीकेबल तब तक है जब तक कि परसेंटेज चेंज 5% के नीचे है। ये इजी है, आप कोई भी फिजिकल रिलेशन होगा उसमें आप लॉग लो, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करो, और इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा जो परसेंटेज चेंज के टर्म से होगा। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन परसेंटेज चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन 5%। जैसे यहाँ पे जब आप के टू माइनस के वन से करोगे तो परसेंटेज चेंज डिफरेंट आएगा, इस मेथड से डिफरेंट आएगा। तो जब परसेंटेज चेंज 100%, इट्स वेरी बिग, तो आप इसी के टू माइनस के वन से करोगे, राइट। अब आप देखोगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 fires a cell of mass M2 horizontally instantaneous after the firing the ratio of the kinetic energy of the artillery। अब ऐसे केस में क्या होगा,
अगर एक बॉम्ब का ब्लास्ट होता है या कहीं से एक फायरिंग की जाती है, तो फायरिंग और द बॉम्ब ब्लास्ट इज इंटरनल प्रोसेस। तो बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो। तो जितना मोमेंटम एक को इस ओर मिलेगा उतना ही मोमेंटम दूसरे को इस ओर मिलेगा। तो दोनों का पी क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर? तो एक का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम वन, दूसरे का पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम टू। मैंने इन्हें एक साथ इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड थे। तो आप इसमें के वन और के टू का रेशो निकालोगे, पी दोनों का सेम होगा, बिकॉज फाइनल मोमेंटम हैज टू बी जीरो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही, मतलब इसमें तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको याद रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई या जेड के फंक्शन के फॉर्म में है, आर के फंक्शन के फॉर्म में है, तो फोर्स एफ इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, या फोर्स एफ इज माइनस ड्यू बाई डी आर। यहाँ पे जैसे आपसे बोला गया फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, किस पॉइंट पे पी की वैल्यू दे रखी है। तो आप देखो फोर्स का एक्स कंपोनेंट केवल एक्स के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, तो आपको केवल डी यू बाई डी एक्स निकालना है। आपको वाई और जेड से कोई मतलब नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंट। सो फाइंड आउट ओनली डी यू बाई डी एक्स, माइनस साइन लगाओ डी यू बाई डी एक्स में, और जो कोऑर्डिनेट है एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दो वन, उससे क्या होगा, फोर्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही कई बार अगर फोर्स एक्स का फंक्शन है और आपसे चेन ऑफ पोटेंशियल पूछा गया, एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की जो भी लिमिट्स हो, माइनस डी यू उसका इंटीग्रेशन, और आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे इन दिस, फॉर दिस पार्ट ऑल्सो दिस इंपॉर्टेंट। कभी आपसे यू वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, सो लुक एट दिस, because du by dx is the slope of the graph. Slope of the graph at this point is zero. Slope of the graph at this point is also zero. So, and also slope is du by dx. Force is minus of d by dx. यहाँ पे भी force zero तो equilibrium position, यहाँ पे भी force zero, it is the equilibrium position, right? अब इसमें से जहाँ पोटेंशियली ज्यादा होती है that is unstable equilibrium, जहाँ पोटेंशियली कम होती है that is stable equilibrium. You remember this what? Stable equilibrium, right? सिमिलरली वो लोग आपको ग्राफ दे सकते हैं फोर्स और एक्स के बीच का, फोर्स एफ एंड एक्स, मानो ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। चेन, अब इस केस में यहाँ पे बॉडी में फोर्स जीरो है, इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आप बॉडी को एक्स की वैल्यू इंक्रीज कराते हो, आगे ले जाते हो, तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप होता है, यानी इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। जिस और फोर्स उसी और बॉडी, जिस और डिस्प्लेसमेंट उसी और फोर्स डेवलप हुआ, सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर फोर्स और एक्स का ग्राफ ऐसे होता, अब अगर आप इसे ले जाते हो यहाँ पे, जब आप, आई एम सॉरी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, यहाँ जब आप बॉडी का आप एक्स पॉजिटिव में ले जाते हो, एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कराते हो, तो फोर्स नेगेटिव डेवलप होता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए, फोर्स भी उसी ओर डेवलप हुआ, सो दिस द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स से आपकी सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि, आई थिंक ये मैं इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि आपको, क्यों, फिर भी जल्दी से बता देता हूँ मैं। सर्कुलर मोशन में और वर्क पावर एनर्जी में ये चीज़ कॉमन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले कि थीटा एंगल तक ये थ्रेड डिफ्लेक्ट किया तक जाता है, तो इसमें आपको बताना कि एम मास दिस थीटा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये, तो आपको इसमें बताना कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा। Magnitude of acceleration in the extreme position and at the lowest position are equal. Extreme position में ABD mg cos theta, और इस ओर t, ऑब्वियसली टी एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि इस ओर कोई एक्सटेंशन नहीं, तो इस ओर होगा एम जी साइन थीटा, इस ओर क्या होगा, एम जी साइन थीटा। सो एम जी साइन थीटा से एक्सटेंशन कितना आएगा, जी साइन थीटा। क्या टेंजेंशियल आएगा, बिकॉज टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बट इस पोजिशन पे क्या होगा, एम जी नीचे और टी ऊपर। तो यहाँ पे आएगा P minus mg is equal to mv square by r. This is what mv square by r. And also see, जब ये इस पोजिशन पे यहाँ आएगा, तो जो इसकी रेडियस r है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ, लॉस ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट, mg माइनस mg, हम सॉरी, इसका पोटेंशियल का लॉस हुआ mg r माइनस mg r cos थीटा। इस पोजीशन से यहाँ पे हाइट है कितनी,
आर माइनस आर कॉस थीटा। तो पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ यहाँ पे पहुंच के, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर, जैसे इक्वल व्हाट, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी एम वी स्क्वायर बाई आर की। एम कैंसिल होता, तो हमें बाय द वे इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन केवल वी स्क्वायर बाई आर होता, आप केवल इसी से निकाल देते, और उस एक्सप्रेशन को जो आता आर माइनस आर कॉस थीटा, जी आर कॉस थीटा, उसे इसके इक्वल करते, और उससे क्या होता, थीटा की वैल्यू आ जाती। दिस इज क्लियर ना। आपको एम वी स्क्र बाई आर एक्सप्रेशन हुआ वी स्क्र बाई आर, तो वी स्क्र की वैल्यू वी स्क्र बाई आर के लिए जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, और उसे आप यहाँ पे एक्सप्रेशन जो था दैट वाज जी साइन थीटा, तो बस आप एक्सप्रेशंस को इक्वल कर देते। दिस इज क्लियर ना। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आर कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, मैं गलत कर गया हूँ ये थोड़ा सा, इसकी जरूरत आपको होगी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल यू इक्वल व्हाट, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दैट मीन्स कि यहां से फिर आप निकालोगे एम बी स्क्र भी आर, आर कॉमन लोगे यहाँ लाओगे और टू यहाँ ले जाओगे, क्योंकि अदरवाइज आर कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ से आर कॉमन लिया, यहाँ ले गए, तो एम बी स्क्र बाई आर आ गया, उससे एम एम कैंसिल कर दिया, बी स्क्र बाई आर आ गया, दैट मीन टू जी माइनस टू जी कॉस थीटा, और उसे जी साइन थीटा के इक्वल कर दोगे। तो ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको टेंशन कंपेयर करना होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजिशन और लोएस्ट पॉइंट पे। कई बार काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन होगा, या फिर जैसे मैंने इस वाले केस में था ऐसे होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे 250 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स, राइट। और बोला गया कि इनिशियली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के नोन है। बोला गया कि बोथ द ब्लॉक्स आर गिवन वेलोसिटी v इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज। दोनों ब्लॉक्स को आपने वेलोसिटी v दी है, तो इस ओर का मोमेंटम मासेस भी इक्वल है, एम बी, इस ओर का भी एम बी, इनिशियल मोमेंटम इज और जीरो। फिर अब ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे आएंगे तो एक साथ आएंगे, एम बी से एम बी कैंसिल हुआ, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, और स्प्रिंग का फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, सो दैट विल नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स व्हाट, जब रेस्ट पे आएंगे दोनों एक साथ रेस्ट पे आएंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर दोनों की, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आप इससे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। बट बच्चों देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था अगर m1 और m2 इक्वल होते, और m1 और m2 इक्वल होते तो पता क्या होता है इस केस में। फिर वैसे जेई मेन के लायक क्वेश्चन नहीं बचता है, फिर भी जल्दी से मैं बता देता हूँ। m1 v1 m2 v2, दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट है, सो m1 v माइनस m2 v जो भी बड़ा है, दिस द इनिशियल मोमेंटम। अब जब बाद में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, तो उस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन जा रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है, मतलब इस ओर का मोमेंटम बड़ा था तो इस ओर, बट वेलोसिटी सेम होगी। तो क्या होगा, m1v माइनस m2v, राइट, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी डैश, वी डैश कॉमन वेलोसिटी होती है। अब क्या होता, वी डैश की वैल्यू आ गई, वी डैश की वैल्यू के बाद आप क्या करते, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। मतलब जिस टाइम पे ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, दोनों ब्लॉक्स की कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो इसके आने का चांस जेई मेन में बहुत कम है। अब आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच हाइट से एक ब्लॉक एच बाई टू तक रिबाउंड करता है, तो परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी। सो इट वाज सिंपल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, एच से गिरेगा तो एम जी एच, और एच बाई टू तक जाता है, तो जो फाइनल पोटेंशियल होगी दैट विल बी व्हाट, एम जी एच बाई टू। तो इसका जैसे ये रिबाउंड होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एम जी एच बाई टू। तो आपको पता लगे, तो पूछा गया है परसेंटेज चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, तो एनर्जी आधी बची, राइट, एनर्जी कितनी बची, आधी एनर्जी बची, तो दैट मीन्स व्हाट की एनर्जी हाफ बची, तो दैट मीन्स की, लेकिन इन्होंने रूट ऑफ जी एच के फॉर्म में बोल रखा है ये, ठीक है ना। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली आर, तो पूछा क्या गया है कि द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल। इसमें तो सीधे 50% आंसर कर सकते थे। एक सेकंड में ठीक से रीड कर लूँ, एच
up to height h/2, the percentage loss of total energy of the initial system as well as velocity also after rebound. अच्छा, इसमें कॉमा होना चाहिए, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी तो 50% है। हाँ, वेलोसिटी निकालोगे जब नीचे गिरेगा, वेलोसिटी √2gh, और जब ऊपर जाएगा ये, तो h/2 हाइट तक ऊपर जा रहा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, टॉप मोस्ट पॉइंट पे v 0, इनिशियल u स्क्वायर माइनस 2gh/2, उससे u निकालोगे तो आपका वेलोसिटी आ रहेगी कि बाद में क्या होगा। ठीक है ना, बाद में वेलोसिटी क्या होगी वो आ रहेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि फ्रिक्शन है नहीं, कोलिजन इलास्टिक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल q आफ्टर कोलिजन विल बी। तो p बॉल और q बॉल के मासेस क्या हैं, इक्वल मास। तो p बॉल जब q पॉइंट पे पहुंचेगी तो लॉस ऑफ पोटेंशियल कितना आ रहेगा, mgh, h कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब जस्ट बिफोर द कोलिजन p ब्लॉक की वेलोसिटी निकालोगे, और जब बॉल के मासेस इक्वल हैं और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हेड ऑन में इक्वल मासेस अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो भी वेलोसिटी p की है वो पूरी की पूरी किसको हो जाएगी, q की वेलोसिटी हो जाएगी। राइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये, हाँ कोलिजन का क्वेश्चन है वैसे, आप देखोगे कोलिजन में मैं जल्दी से बता दूं आपको कि बच्चों कोलिजन में केवल आपसे हेड ऑन कोलिजन वाले ही पूछे जाएंगे। m1 मास मैंने कल बताया था सर, m1 v1 m2 v2, ये कोलिजन के पहले, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश m2 v2 डैश। तो एक तो मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले लो, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। राइट। और मोमेंटम साइन के साथ लिखोगे, यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव कोई नेगेटिव होता, मैं नेगेटिव लिखता, ऐसे यहाँ पे होता। v1 डैश v2 डैश अननोन है, मैंने अपने आप से एज्यूम के उस ओर है। एक e का इक्वेशन, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, माइनस ऑफ relative velocity after the collision upon relative velocity before the collision. So minus of relative velocity after the collision is what? v2 dash minus v1 dash. v2 dash minus v1 dash. Relative velocity before the collision is what? It's v2 minus v1. जब आप relative velocity लिखोगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, when you write the equation of relative E, you'll remember one thing. What will you remember? मैंने अगर आफ्टर द कोलिजन सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट के रिलेटिव यहाँ पे नोट डाउन की है, तो आप कोलिजन के पहले भी सेकेंड की वेलोसिटी फर्स्ट के रिलेटिव ही लोगे, साइन कन्वेंशन यूज करोगे। मतलब अगर ये वेलोसिटी इस ओर होती तो v2 माइनस v1 माइनस माइनस ऑफ v1, तो v2 माइनस v1 क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। मतलब साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना। और e की वैल्यू 1 होगी फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी 1, पार्शली इलास्टिक के लिए ई 0 से 0.5 के, 0 से 1 के बीच में होगा, एग्जामिनर आपको वैल्यू देंगे। और परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में जिसमें कि दोनों ब्लॉक्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उसमें ई की वैल्यू 0 होगी, बट तब आपको ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज तब एक ही अननोन होगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि वो कंबाइन कर गए, तो आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो यूजुअली क्या होगा, जेई मेन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इन दोनों इक्वेशन से हो जाएंगे। अगर वेलोसिटी सॉल्व करने से कोई, जैसे दो इक्वेशंस हो जाएंगे v2 डैश और v1 डैश में, कोई वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो जिस ओर आपने ली है वो वेलोसिटी उसके ऑपोजिट होगी। बट अगर वो लोग कुछ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पूछते हैं, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, बट अगर वो लोग एनर्जी का कैलकुलेशन पूछते हैं तो जब आपके v1 डैश और v2 डैश आ जाएगा, तो किस ब्लॉक के पास बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, किसकी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। जैसे एक ब्लॉक की ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी को दूसरे को मिलेगी, कितनी मिलेगी, यू कैन फाइंड आउट थ्रू v1 डैश v2 डैश एंड v1 एंड v2। राइट। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में एक और जनरल सा क्वेश्चन है, आप समझोगे, वो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ही वो लोग पूछते हैं कई बार। इलास्टिक कोलिजन में बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, बट कोलिजन के ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कोलिजन के ड्यूरिंग दोनों ब्लॉक्स एक मोमेंट के लिए कंबाइन होते हैं, तो कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन का स्क्वायर। और v कॉमन कैसे निकालोगे, m1v1 प्लस m2v2
इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन। तो कुछ पार्ट बाद में क्या होगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक में आ जाएगी, और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर बोले कि इन इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट, करेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है। बट अगर बोले काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट, नो, रॉन्ग। बाद की काइनेटिक एनर्जी पहले के इक्वल है, बट ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट इज नॉट इक्वल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ से अब आप देखोगे, हाँ, कुछ एक रिजल्ट याद रखना। हेड ऑन कोलिजन में दो इक्वल मास कोलाइड करेंगे, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों कोलाइडिंग ब्लॉक एक दूसरे की वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे, ना केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी, राइट। और अगर हेड ऑन कोलिजन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में एक ब्लॉक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा है, तो कोलिजन के बाद बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी, और छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी जो पहले बड़े वाले ब्लॉक के रिलेटिव थी उतनी होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर ई है यहाँ पे, ई इज नॉट वन, तो छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बड़े वाले ब्लॉक के रिलेटिव कोलिजन के बाद होगी, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी पहले थी उसमें ई मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन लो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और बाद में छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आ जाएगी। और एक ब्लॉक का मास बहुत बड़ा और एक का बहुत छोटा, जैसे अर्थ के साथ ब्लॉक का कोलिजन। इज दैट क्लियर? दिस इज क्लियर। नाउ सी, अब आप आगे देखोगे, और अगर कोई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें कि दोनों ब्लॉक कोलाइड करके मर्ज हो जाएंगे एक साथ, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। और वैसा कोलिजन अगर ओब्लिक भी है, तो ओब्लिक में भी हो जाएगा कि ओब्लिक कोलिजन में आपको क्या हुआ, एक m1 इस ओर आ रहा है, m2 परपेंडिकुलर आ रहा है, तो कोलिजन के पहले नेट मोमेंटम कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप वेक्टर सम लोगे। स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। फिर बाद में कंबाइन ब्लॉक एक दोनों के बीच में कहीं पे जहाँ पे रिजल्टेंट होगा उस ओर जाएगा, वी आ जाएगा। तो इसमें निकाल सकते हो कि बाद एनर्जी का लॉस कितना हुआ। बाद में कंबाइन मास की काइनेटिक एनर्जी, पहले दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी का सम, उसका डिफरेंस ले लोगे, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। नाउ से अब आप देखोगे कि सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओगे, सेंटर ऑफ मास में इसमें कि दो ब्लॉक्स हैं, और 10 kg 30 kg आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कोऑर्डिनेट्स 0 0 x 0। The block of 10 kg is moved on the same line through a distance 6 centimeter towards the other block. The distance to which the block 30 kg must be moved to keep the position of the center of mass of the system unchanged. आप देखो, दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, दोनों के डिस्टेंस दे रखा, मास दे रखा है। एक ब्लॉक को इस ओर लाए, इसे कितना मूव कराना होगा, सिंपल फॉर्मूला व्हाट, m1x1 इक्वल टू m2x2, माइनस साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि दूसरे ब्लॉक का अपने आप से डिस्प्लेसमेंट आपको ऑपोजिट लेना पड़ेगा, तो यू नो की अपोजिट डायरेक्शन में है, बट क्या होगा, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, राइट। क्योंकि सिस्टम के सेंटर मास की जो पोजीशन होती है वो होती है x सेंटर मास इक्वल्स टू जितने भी पार्टिकल्स हैं कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल प्रॉपर साइन के साथ, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, और डेल्टा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो डेल्टा x सेंटर मास विल बी जीरो, सो उससे आ जाएगा m1x1 इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये आ गया आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो डेल्टा एक्स ऑफ द सेंटर मास विल बी जीरो, सो m1x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2x2। बट अगर आप x2 की डायरेक्शन x1 के ऑपोजिट ले लेते हो, ये केवल माइनस साइन डायरेक्शन के लिए, आप इक्वेशन अब लिखोगे तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लो। दिस क्लियर? सो नाउ से यहाँ पे आप समझ गए, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, तो दूसरे ब्लॉक को उसके ऑपोजिट कितना ले जाना पड़ेगा वो आ जाएगा। तो अब यही क्वेश्चन जैसे पार्टिकल्स के लिए था, पार्टिकल्स के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपसे बोला जाएगा कि कोई फिगर दे देंगे वो लोग, आपसे बोला गया कि एक ये मतलब ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर पे एम एम एम, और इक्वेटर ट्राइंगल है साइड ए, ये 0 0 0। बोले इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप ज्योमेट्री से इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसका एक्स कितना आ जाएगा, यानी डिस्टेंस a/2,
वाई इस ट्राइंगल से निकाल दोगे, साइन 60 इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, वाई आ गया। ऐसे इसका निकाल दोगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, फिर बस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा। ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है सेंटर ऑफ मास में। इसी का दूसरा वर्जन क्या है, अगर वो लोग क्या देंगे कि आपको पार्टिकल्स नहीं देंगे, बॉडीज देंगे। एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, ये ओरिजिन है 0 0, बोले ये डिस्क है एम मास की, आर रेडियस की। ये डिस्क है सेम मेटेरियल सेम थिकनेस, तो ये r/2 रेडियस की, सेम मटेरियल सेम थिकनेस, r/2 रेडियस। अगर वो बोल देते हैं सेम मटेरियल सेम थिकनेस, तो ऐसे केस में किसी भी बॉडी का मास उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब कि इसका मास m/4 होगा, इसका भी m/4 होगा। तो बॉडीज जब आपको देंगे तो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल बॉडीज हो, और उन सिमेट्रिकल बॉडीज में आप क्या करोगे, उनके सेंटर ऑफ मासेस को लोकेट कर दोगे और वहां पे उसका मास कर दोगे। जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट r प्लस r/2, वाई कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0, मास कितना है यहाँ पे m/4, यहाँ पे मास m/4, कोऑर्डिनेट 3r/2 और y कोऑर्डिनेट 0, इसका m मास 0 0। तीन पार्टिकल्स हो गए, बॉडी की प्रॉब्लम पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया करोगे, उसे फिर आप सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे। इसी में एक और जो प्रॉब्लम आती है वो इस टाइप की कि सिमेट्रिकल बॉडी देंगे, उसमें से कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल देंगे। जैसे एम मास आर रेडियस की डिस्क, यहाँ से r/2 रेडियस की डिस्क कट करके बाहर निकाल दी। अब बोल गया रिमेनिंग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी बाद में m0 x0 माइनस m1 x1 माइनस m2 x2 एक्सेट्रा डिवाइडेड बाई m0 माइनस m1 माइनस m2। m0 क्या है, कंप्लीट बॉडी का मास, जिसमें से कोई भी पार्ट कट करके नहीं निकाला गया। m, उसके सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट कितना था 0, m/0 माइनस m1, जो पार्ट कट करके निकाला गया उसकी रेडियस r/2 है, यानी मास m/4। सो m/4 और उसके सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ r/2, सो माइनस m/4 इंटू r/2। और ये कुछ नहीं क्योंकि और मास नहीं कट करके निकाला गया, m0 दैट इज m माइनस m/4 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो था ये बिल्कुल इसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 15 में आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे, आपको कि पूरी कंप्लीट मेटल प्लेट का मास कितना है with dimensions as shown in the figure. The ratio of x y coordinate of the center of mass is n/6, n/9। ध्यान से देखो इसमें क्या करना, आप पूरी कंप्लीट प्लेट का एरिया निकालोगे। जो पहला वाला पार्ट है इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ गया 2 × 1, इसका एरिया 1 × 1, इसका एरिया 2 × 1, टोटल एरिया आ गया 2 + 2 + 1 5। 5 एरिया का मास कितना है 10 kg, तो इस वाले का मास कितना आ जाएगा 5 kg मास है, कितने एरिया का, नहीं 10 kg मास है 5 एरिया का, तो यूनिट एरिया का मास 2 आ गया, इसका मास 2 आ गया, इसका मास 1 आ गया, और इसका मास कितना आ गया 2। अब ये मासेस नहीं, इसका मास आ गया 2 × 2 4, इसका मास 2, इसका मास 4। अब आपको ओरिजिन दे रखा 0 0, बस प्रॉब्लम उसी में कन्वर्ट हो गई। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट लिख लोगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट लिख लोगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कोऑर्डिनेट लिख लोगे। बस इसके बाद m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आप। तो आपसे x और y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए रखा, उससे आप n की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है पहले जैसा। अब ये देखो 15 क्वेश्चन, इसमें कि मासेस 2m के दो स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है इक्वल साइड्स वाला 4 मीटर ईच। एक 2m यहाँ पे है और एक 2m यहाँ पे है, साइड इसकी है 4 मीटर।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ओरिजिन है, पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, आप इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट